हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोप्रेप चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेथड्स ऑफ एनालिसिस के बारे में, जो कि मेनली दो टाइप के होते हैं। पहला है नोडल एनालिसिस और दूसरा है मैश एनालिसिस। ये जो दोनों एनालिसिस है वो हम लोग सर्किट को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। अभी तक हम लोगों ने केवीएल और केसीएल तो पढ़ा है, लेकिन उनका एक्चुअल सर्किट में यूज़ कैसे करना है, वो सर्किट को सॉल्व करने के लिए हेल्प कैसे करते हैं, ये चीज़ को जानने के लिए हम लोग नोडल एनालिसिस और मैश एनालिसिस पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मेथड्स ऑफ एनालिसिस दो प्रकार के होते हैं। पहला है नोडल एनालिसिस और दूसरा है मैश एनालिसिस। नोडल एनालिसिस जो है वो KCL पर काम करता है और मैश एनालिसिस है वो KVL पर काम करता है। अभी हम लोग देखेंगे कि KVL और KCL इसमें कैसे यूज़ होते हैं। एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक टर्म्स को जानना ज़रूरी है, तो पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले ब्रांच। कोई भी दो टर्मिनल एलिमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रांच बोलते हैं। ठीक है, अब दो टर्मिनल एलिमेंट का मतलब क्या है? जैसे रजिस्टर है, वोल्टेज सोर्स है या करंट सोर्स है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक ब्रांच बोलेंगे। ब्रांच को भी और अच्छे से स्पेसिफाई करेंगे हम लोग कि सर्किट में जब हम लोग ब्रांच यूज़ करते हैं तो किसको ब्रांच बोलते हैं। ठीक। सेकेंड है नोड। किसी भी दो ब्रांच के बीच का जो कनेक्शन पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि नोड क्या है। अब नोड में भी ऐसा पॉइंट जहाँ पर दो से अधिक ब्रांच कनेक्टेड होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल नोड। हम लोगों के जो मेन काम का चीज़ है वो क्या है? प्रिंसिपल नोड। इसको याद रखिएगा, जहाँ भी दो से ज़्यादा ब्रांच कनेक्टेड रहेगा उसको हम लोग प्रिंसिपल नोड बोलेंगे। नेक्स्ट है किसी भी नेटवर्क में या सर्किट में जो क्लोज्ड लूप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक लूप बोलते हैं। कोई भी क्लोज्ड पाथ होता है उसको हम लोग लूप बोलते हैं। इन्हीं लूप्स में जो सबसे छोटा लूप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैश। ऐसा लूप जिसके अंदर कोई और दूसरा लूप ना हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैश। चलिए इसको एक सर्किट की मदद से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो एक सिंपल सर्किट मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। ये जो पॉइंट है ये क्या है? एक नोड है। क्यों नोड है? क्योंकि यहाँ पर तीन ब्रांच आपस में कनेक्टेड हैं। उसी प्रकार ये भी क्या है? एक नोड है। अब मैंने क्या बोला था? किसी भी दो ब्रांच के बीच में कनेक्ट रहेगा तो वो भी एक नोड रहेगा। तो ये भी एक नोड है। ये क्या है? इस नोड से कनेक्टेड है, तो ये दोनों नोड क्या है? सेम है। यहाँ पर भी हम लोग एक नोड मान सकते हैं और ये भी क्या है? एक नोड है। और ये दोनों सेम पॉइंट से कनेक्टेड हैं या फिर ये चारों सेम पॉइंट से कनेक्टेड है, तो सब क्या है? नोड। इसमें ये जो नोड है ये है नॉर्मल नोड। ठीक। लेकिन ये जो नोड है वो क्या है? प्रिंसिपल नोड। ठीक। अब ब्रांच क्या है? किसी भी दो प्रिंसिपल नोड के बीच में जो कनेक्टेड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रांच। जैसे अगर मैं इसको नोड 1 नाम दे दूँ, इसको नोड 2 नाम दे दूँ और इसको नोड 3 नाम दे दूँ। ठीक। तो टोटल कितने नोड हो गए? 3 प्रिंसिपल नोड। अब नोड 1 और 3 के बीच में देखो ये एक कनेक्टेड है तो ये एक ब्रांच हो गया, ये दूसरा कनेक्टेड है तो ये एक ब्रांच हो गया, ये तीसरा कनेक्टेड है तो 3, ये कनेक्टेड है तो 4 और ये कनेक्टेड है तो 5। टोटल कितने नोड हो गए? ब्रांच हो गए टोटल 5 ब्रांच। इस पर्टिकुलर सर्किट में टोटल 5 ब्रांच कनेक्टेड है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। मैश और लूप क्या होता है उसको देखते हैं हम लोग। इसमें देखो, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ और वापस यहीं पर आ जाऊँ तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक लूप। ठीक। इसी में यहाँ से स्टार्ट करूँ फिर वापस यहीं पे आ जाऊँ तो ये भी क्या हो गया? एक लूप। यहीं से स्टार्ट करा फिर वापस इसी में आ गया तो ये भी क्या है? एक लूप है। अब यहाँ से स्टार्ट करके वापस आने का मतलब है कि एक पॉइंट से चालू करके जितने भी वोल्टेजेस पाथ में, उस पूरे पाथ में पड़ेंगे उनको मेरे को क्या करना है? ऐड करना है। क्योंकि केवीएल क्या बोलता है? किसी भी क्लोज लूप में जो वोल्टेजेस का सम होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। तो ये क्या है? एक लूप बन गया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो स्मॉलेस्ट लूप रहेगा जिसके अंदर और कोई लूप नहीं आ सकता उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैश बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये क्या है? एक मैश है। ठीक। क्यों मैश है? क्योंकि इसके अंदर और कोई लूप नहीं आ सकता। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक बनाऊंगा तो क्या ये मैश होगा? नहीं, ये एक लूप है क्योंकि इसके अंदर ये वाला छोटा लूप आ सकता है। समझ गए होंगे आप लोग।
लूप और मैश में डिफरेंस क्या है? लूप क्या है? किसी भी क्लोज सर्किट पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? लूप। लेकिन मैश क्या है? जो शॉर्टेस्ट स्मॉलेस्ट लूप रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मैश बोलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग नोडल एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए जानते हैं कि नोडल एनालिसिस करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले हम लोगों को स्टेप 1 में जो करना है वो क्या है कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स आइडेंटिफाई करने हैं। कितने नोड्स हैं सर्किट में, इसमें भी हम लोगों को कौन सा नोड चाहिए? सिर्फ प्रिंसिपल नोड। ठीक। सेकेंड स्टेप है असाइन द वोल्टेज एट ईच नोड। हर एक नोड पर हम लोगों को एक वोल्टेज असाइन करना पड़ेगा, एक वोल्टेज उनको देना पड़ेगा जो हम लोग खुद से सेलेक्ट करेंगे, जैसे V1, V2, V3 या कोई भी वैल्यू हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि वेरिएबल होना चाहिए V1, V2 के फॉर्म में। फिर कोई भी एक नोड को हम लोग क्या करेंगे? रेफरेंस मान लेंगे। ठीक है, और ये जो रेफरेंस नोड है इसका पोटेंशियल क्या होना चाहिए? इक्वल टू ग्राउंड पोटेंशियल। हम लोग क्या मानते हैं कि एक जो पोटेंशियल है वो एक जो नोड है वो रेफरेंस नोड है और उस नोड का जो पोटेंशियल है वो कितना होना चाहिए? ग्राउंड पोटेंशियल के बराबर। और ग्राउंड का पोटेंशियल आप लोगों को पता है कितना होता है? 0। ठीक। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है हम लोगों को KCL इक्वेशन डेवलप करना है। KCL इक्वेशन लिखना है हर एक नोड के लिए। अभी एग्जांपल में मैं सिखाऊंगा उसको। और लास्ट स्टेप है ये जो KCL इक्वेशन हम लोगों को मिलेगा उसको सॉल्व कर लेना है और जो वोल्टेजेस हैं उसको फाइंड आउट कर लेना है। तो इसके एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। एक सिंपल से एग्जांपल अभी यहाँ पर मैंने लिया हुआ है। सबसे पहले जो नोड है वो हम लोग आइडेंटिफाई कर ले कि यहाँ पर एक नोड ये है और एक नोड ये है। दो नोड हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए। इसमें से एक नोड को हम लोग क्या कर लिए? रेफरेंस नोड मान लिए। रेफरेंस नोड को हम लोग हमेशा क्या करते हैं? ग्राउंड कर देते हैं। ठीक है, इसको ग्राउंड कर दिए तो ये क्या हो गया? ग्राउंड पोटेंशियल पर, जीरो पोटेंशियल पर, जीरो वोल्टेज पर आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है? इस नोड पर एक वोल्टेज असाइन करना है। ठीक है, तो माना कि यहाँ का वोल्टेज कितना है? V। अब प्रोसीजर को आप लोग अच्छे से समझिए कि माना कि इस पॉइंट का वोल्टेज V है। इस पॉइंट पर KCL लगाएंगे तो क्या होगा? एक करंट इधर, एक करंट इधर और एक करंट इधर। एग्जाम्पल के लिए मान लो। ठीक है, हम लोगों को इक्वेशन लिखने का सबसे सरल तरीका बता रहा हूँ। हम लोग क्या मानेंगे कि जितना भी करंट है वो इस पॉइंट से बाहर की ओर जा रहा है। ठीक, इस पॉइंट से बाहर की ओर जा रहा है, इसका मतलब क्या है? ये जो वोल्टेज है वो पूरे जितने भी सर्किट में वोल्टेज है उससे सबसे पावरफुल है। ठीक, सबसे पावरफुल है। तो मान लो इधर करंट I1 है, इधर I2 है और इधर I3 है। KCL क्या बोलते हैं? सम ऑफ करंट एट एनी नोड इज इक्वल टू 0। यानी तीनों जो करंट है उसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? 0 होगा। अब हम लोगों को I1, I2 और I3 का वैल्यू लिखना है। ठीक, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? ओम्स लॉ का यूज़ करते हैं। ठीक, कैसे यूज़ करेंगे देखते हैं। जैसे कि I1 है तो I1 का वैल्यू कितना होगा? दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज। ठीक, ये करंट इधर जा रहा है और ये ग्राउंड की ओर जा रहा है, 0 की ओर जा रहा है। तो कितना होगा? ये वोल्टेज V -10 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ क्या बोलता है? करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर इस पार्टिकुलर ब्रांच का जो वोल्टेज है वो कितना है? V -10 है। कितना है? V -10 और उसका रेजिस्टेंस कितना है? 2। ठीक, प्लस I2 देखो V कितना हो जाएगा? -5 डिवाइडेड बाई 2। समझ में आ गया? I2। I3 देखेंगे तो V -20 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये ध्यान दो कि यहाँ पर हम लोग माइनस क्यों लिख रहे हैं? क्यों माइनस लिख रहे हैं? क्योंकि ये जो वोल्टेज है ये क्या करेगा? इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएगा जो इस I1 के अपोजिट है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये जो वोल्टेज है 10 वो इस वोल्टेज V को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। इसलिए हम लोग क्या लिखे हैं? V -10। ठीक है, समझ में आ गया? अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? V कॉमन 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 10/2 कितना हो जाएगा? ये हो गया 10/2 प्लस 5/2 प्लस 20/2। ये इक्वेशन आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये हो जाएगा 3/2V प्लस 5 प्लस 2.5 प्लस 10 यानी 17.5।
तो V इज इक्वल टू कितना हो गया 17.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 यानी 35 डिवाइडेड बाई 3 वोल्ट। तो इस पॉइंट का वोल्टेज हम लोगों को कितना मिल गया 35/3 वोल्ट। ठीक है, जैसे ही इस पॉइंट का वोल्टेज मिलेगा, अब सर्किट में अगर हम लोगों को कुछ भी निकालने बोलेगा तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, अगर ये करंट निकालने बोला, ये करंट निकालने बोला, ये करंट निकालने बोला, किसी ब्रांच से पावर निकालने बोला, कुछ भी निकालने बोला, उसको हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो ये जो मेथड है नोडल एनालिसिस वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। मैं पर्सनली इसको बहुत पसंद करता हूँ कोई भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल देखिए, ये उस सर्किट से बड़ा सर्किट है। हम लोगों को सबसे पहले प्रोसीजर क्या है, नोड्स आइडेंटिफाई करना है। इसमें देखो एक प्रिंसिपल नोड ये है, एक प्रिंसिपल नोड ये है, और तीसरा जो नीचे है इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, रेफरेंस। ठीक, तो ये क्या हो गया, ग्राउंड से कनेक्ट, यानी हर एक पॉइंट क्या है, रेफरेंस के बराबर है, ग्राउंड से कनेक्टेड है। ठीक, इसको हम लोग क्या दे दिए V1, इसको क्या दे दिए V2। अब हम लोगों को क्या लिखना है, इक्वेशन। इक्वेशन कैसे लिखेंगे, जिस भी नोड पर, जैसे ये फर्स्ट नोड है 1 और सेकंड नोड है 2, तो KCL एट नोड 1, सबसे पहले हम लोग नोड 1 पर KCL अप्लाई करेंगे। जिस भी नोड पर अप्लाई कर रहे हैं वो वोल्टेज सबसे पावरफुल है, ये हम लोगों को मान के इक्वेशन लिखना है। तो अभी ये पावरफुल है तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, V1 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2, इस ब्रांच का करंट। ठीक, इस ब्रांच का करंट क्या होगा, सोचो, V1 माइनस, इसमें कोई वोल्टेज सोर्स तो है नहीं, सिर्फ क्या है, ग्राउंड है, माइनस 0/4, यानी V1/4 हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। सिर्फ अगर रेजिस्टेंस रहेगा तो V1/4 प्लस इस ब्रांच का करंट क्या लिखेंगे, V1 माइनस, देखो ये यहाँ पर भी एक पोटेंशियल है, उसको भी लिखना है, V2 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू हो गया 0। ये हो गया हम लोगों का KCL एट नोड 1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, V1 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5 माइनस V2/5 इज इक्वल टू 20/2, बस इतना ही मिलेगा। ठीक है, एक ही वोल्टेज सोर्स था तो। ठीक, ये हो गया इक्वेशन 1। नेक्स्ट है KCL एट नोड 2। नोड 2 में KCL कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या है, इस ब्रांच का करंट लिखते हैं, कितना आएगा, V2 माइनस 15 यहाँ पर देखो 2 और 3 जो है वो सीरीज़ में है ना, तो दोनों को ऐड करके लिखना है, कितना आएगा 5। इस ब्रांच का करंट लिखेंगे तो क्या आएगा, ये तो देखो यहाँ पर ध्यान दो, इसमें क्या हो रहा था, V1 को अपोज कर रहा है, इसमें क्या हो रहा है, V2 को अपोज कर रहा है, लेकिन ये जो वोल्टेज सोर्स है 10, वो V2 को क्या कर रहा है, असिस्ट कर रहा है, उसके साथ ऐड हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, V2 प्लस 10 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 2। इसको याद रखने के लिए, KCL लिखने के लिए सबसे इजी फार्मूला क्या है, वोल्टेज के साथ इक्वेशन लिखेंगे तो जो भी वोल्टेज सोर्स पड़ेगा उसका सेकंड साइन रहेगा, उसी को हम लोगों को पिक करना है। जैसे फर्स्ट इक्वेशन के लिए क्या लिखा, V1 माइनस 20, माइनस क्यों लिखा हूँ, सेकंड साइन क्या है, माइनस, फिर यहाँ पर भी क्या है 0, इसमें देखो क्या है, V1 माइनस V2/5, ये तो हम लोगों को एज इट इज लिखना था। V2 के लिए जब लिख रहा हूँ तो यहाँ पर भी देखो 15 में कौन सा साइन है, माइनस, इसलिए मैं क्या लिया हूँ माइनस। 10 में कौन सा साइन है, प्लस, तो कौन सा साइन लूँगा, प्लस, प्लस लास्ट में V2 पावरफुल हो गया। अब पहले क्या था, फर्स्ट नोट के लिए V1 पावरफुल, सेकेंड नोट के लिए V2 पावरफुल, तो इक्वेशन क्या होगा, V2 माइनस V1/5 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना रहेगा तो V2 के साथ 1/5 प्लस 1/2 प्लस 1/5 माइनस V1/5 इज इक्वल टू 15/2 माइनस 15/5 माइनस 10/2। ठीक, ये हो गया इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को V1 और V2 का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, इक्वेशन को मैं सॉल्व अभी नहीं कर रहा हूँ। ये एग्जांपल देखिए,
इसमें क्या हो गया है, एक ब्रांच में करंट सोर्स लगा हुआ है। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले जो प्रोसीजर है, पहला क्या करेंगे हम लोग, एक वोल्टेज असाइन कर दिए, नोड आइडेंटिफाई करके एक ठो को रिफरेंस कर दिए। ठीक, अब हम लोग क्या मानते हैं कि ये वोल्टेज जो है क्या है, सबसे पावरफुल है, वो तीनों डायरेक्शन में करंट को फ्लो करा रहा है। और हम लोग तीनों जो डायरेक्शन का करंट है उसको लिखते हैं और उसको इक्वल टू 0 कर देते हैं। मान लो इसका वैल्यू I1 है, इसका I2 है और इसका I3 है, तो मैं क्या लिखता, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0, और फिर I1 I2 और I3 का वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। तो यहाँ पर देखो I3 क्या है, ऑलरेडी इस ब्रांच में फ्लो हो रहा है, क्योंकि इस ब्रांच का करंट सोर्स लगा हुआ है, तो इस ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है, 5 एम्पियर, यानी I3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -5 एम्पियर। इसको समझिए, माइनस क्यों, क्योंकि हम लोग मान रहे हैं इस डायरेक्शन में और एक्चुअल डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में। ठीक, तो I3 की जगह डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे, -5। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, V - 20 डिवाइडेड बाई 2 प्लस V/3, और I के लिए क्या लिखेंगे, -5 इज इक्वल टू 0। सिंपल इक्वेशन हो गया ये, 1/2 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 20/2 प्लस 5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का V का वैल्यू मिल जाएगा आसानी से। समझ में आया? कभी भी करंट सोर्स दिया रहेगा तो हम लोगों को कैसे क्या करना है, उस पर्टिकुलर ब्रांच के करंट का वैल्यू को एज इट इज़ हम लोगों को लिख देना है। ठीक, और इसी तरह का एग्जांपल देखते हैं। ये आप लोगों का होमवर्क है, कैसे सॉल्व होगा ये आप लोग बताइएगा। ठीक है, सॉल्व करके देखिए बनेगा कि नहीं। ठीक है, आप लोगों को इस पॉइंट का वोल्टेज निकालना है या फिर नोडल इक्वेशन लिखना है। ठीक है, समझ गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब ये एग्जांपल देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, नोड फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखो ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है और ये एक नोड है। तो इसको हम लोग क्या कर लिए, रेफरेंस मान लिए। इसका वोल्टेज हो गया V1, इसका वोल्टेज हो गया V2 और इसका वोल्टेज हो गया V3। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, नोड 1 के लिए इक्वेशन लिखना है। तो मैं क्या बोला हूँ, जिस भी नोड पे इक्वेशन लिख रहे हैं उसको हम लोग क्या मानेंगे, सबसे पावरफुल। तब ये पावरफुल है तो क्या कर रहा है, तीनों डायरेक्शन में करंट फ्लो करा रहा है। सबसे पहला करंट कितना हो जाएगा, V1 - 6 डिवाइडेड बाई, मान लो ये 2 है, तो कितना हो जाएगा 2। ठीक, प्लस यहाँ पर ये जो करंट है इसका वैल्यू कितना होगा, V1 - V2, ये जो वोल्टेज है इसको अपोज कर रहा है, डिवाइडेड बाई 3, फिर प्लस ये इस डायरेक्शन का करंट कितना होगा, V1 - V3 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ठीक, नोड 2 के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो कितना होगा, अब V2 पावरफुल हो जाएगा और V2 तीनों डायरेक्शन में करंट फ्लो करा रहा है, तो क्या हो जाएगा, V2 - V1/3 प्लस V2/5 प्लस V2 - V3/6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इजी था। नेक्स्ट नोड 3 के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो V3 - 8/3 प्लस V3 - V2/6, यहाँ पर देखो तीनों डायरेक्शन में करंट फ्लो करा रहा है, तो प्लस V3 - V1/5 इज इक्वल टू 0। ये हो गया तीन इक्वेशन। तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने से हम लोगों को V1, V2 और V3 का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ था वो था इक्वेशन लिखना सीखना। ठीक है, तो आसानी से आप लोग नोड इक्वेशन लिखना सीख गए होंगे मेरे ख्याल से। चलिए आगे देखते हैं। चलिए नोडल एनालिसिस के कुछ स्पेशल केसेस को देख लेते हैं। सबसे पहले ये एक सिंपल सा सर्किट है। सबसे पहला प्रोसेस क्या है, हम लोगों का नोड फाइंड आउट करना, 1, 2 और 3, ये हम लोग पिछले में कर लिए थे। और ये फोर्थ क्या हो गया, रेफरेंस। इसका वोल्टेज हो गया V1, इसका V2 और इसका V3। अब जब हम लोग V1 के लिए इक्वेशन लिखने जाएंगे तो इस ब्रांच का करंट कितना लिखेंगे, क्योंकि यहाँ तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो V1 - 6 डिवाइडेड बाई 0 तो कर नहीं सकते, क्योंकि वो तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है,
कभी भी कोई नोड अगर वोल्टेज सोर्स से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो उस नोड का वोल्टेज उस वोल्टेज सोर्स के बराबर हो जाता है, ठीक है। यानी V1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 वोल्ट विदाउट फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पर देखो V3 जो है वो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, 10 वोल्ट से कनेक्टेड है, तो इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। पिछले एग्जाम्पल को अच्छे से देखना और इस एग्जाम्पल को अच्छे से देखना, दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर मैं यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा दूंगा तो पूरा जो सर्किट का वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा V3 माइनस 10 बाई मान लो ये 5 है, तो ये इक्वेशन आता है इसके लिए करंट का। लेकिन क्योंकि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है इसलिए क्या हो रहा है, जो V3 है वो डायरेक्टली इस वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड है और इसका वोल्टेज कितना हो गया V10। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ V2 के लिए इक्वेशन लिखना पड़ेगा, जो होगा V2 माइनस V1 बाई 2 प्लस V2 माइनस 8 बाई 3 प्लस V2 माइनस V3 बाई 4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखो V1 भी पता है और V3 भी पता है, तो V2 को वैल्यू हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एग्जांपल देखिए, इसमें नोडल इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले तो ये हो गया एक नोड और ये दूसरा नोड, इस नोड को हम लोग क्या कर दिए रेफरेंस मान लिए। अब इसका वैल्यू हम लोग क्या कर लिए V1। यहाँ पर देखो ये जो नोड है वो इस 5 वोल्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा V1 इज इक्वल टू 5। इसमें कुछ कैलकुलेट करने की हम लोगों को ज़रूरत नहीं है, जैसे इसका वोल्टेज आएगा हम लोग जो भी ब्रांच का करंट है वोल्टेज है वो सब आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया ये एग्जांपल। ये है स्पेशल केस 2। अब इसमें देखो सबसे पहले हम लोग नोड आइडेंटिफाई करेंगे, फर्स्ट सेकंड और ये रेफरेंस हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखो पहले क्या हो रहा था, रेफरेंस और किसी एक नोड के बीच में वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड था, तो उस नोड का जो वोल्टेज था वो उस ब्रांच में कनेक्टेड वोल्टेज सोर्स के बराबर हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो वोल्टेज सोर्स है वो दोनों नोड के बीच में कनेक्ट हो गया है। अब हम लोग इक्वेशन कैसे लिखें ये हम लोगों को सोचना है और ये हम लोगों को जानना है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ का करंट तो लिख नहीं सकते, क्योंकि अगर मैं इसको V1 लिखूँ इसको V2 लिखूँ तो V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई करने के लिए कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो वो तो हम लोग कर ही नहीं सकते। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, इन पूरे नोड्स को यानी दोनों नोड को अलॉन्ग विद द वोल्टेज सोर्स एक ही नोड मान लेते हैं और इसको बोलते हैं हम लोग सुपर नोड। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशल केस है, इसको हम लोग क्या मान लिए सुपर नोड। और इस पूरे नोड को एक मानते हुए हम लोग इक्वेशन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, अब ये क्या है एक ही नोड है, तो ये एक करंट इधर फ्लो कराएगा, एक करंट इधर, एक करंट इधर और एक करंट इधर। ये पूरा एक सरफेस हो गया, उस सरफेस से चारों तरफ क्या हो रहा है करंट निकल रहा है। उन सभी करंट्स का हम लोगों को वैल्यू लिखना है। तो सबसे पहले I1, I2, I3 और I4 मान लो एग्जांपल के लिए। तो I1 का वैल्यू कितना हो जाएगा V1 माइनस 7/3 फर्स्ट करंट हो गया। सेकंड करंट हो जाएगा V1/5। अब इस नोड का इक्वेशन लिख लिए, पहुंच जाते हैं हम लोग सेकंड नोड में। सेकंड नोड का इक्वेशन कितना होगा V2/6 I3 जो है वो, और प्लस V2 माइनस 12/8 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। अब इसमें देखो इक्वेशन सिर्फ एक ही है और वेरिएबल कितना हो रहा है 2, तो एक इक्वेशन और 2 वेरिएबल, ये तो सॉल्व हो नहीं सकता। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक दूसरा इक्वेशन चाहिए। वो जो इक्वेशन हम लोगों को कहाँ से मिलता है, सुपर नोड से मिलता है। सुपर नोड से हम लोगों को इक्वेशन कैसे मिलेगा, चलिए देखते हैं। सुपर नोड को बस मैं लिख रहा हूँ, ये नोड 1 है, यहाँ प्लस माइनस 5 वोल्ट है, इसका वोल्टेज है V1, इसका वोल्टेज है V2। यहाँ का वोल्टेज V1 किसके रेस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, यानी ये प्लस माइनस यहाँ पर हम लोग V1 लिख सकते हैं और ये प्लस माइनस यहाँ पर क्या लिख सकते हैं V2।
अब यहाँ से अगर मैं एक लूप लूँ तो इक्वेशन क्या मिलेगा मेरे को, -v1 + 5 + v2 = 0। तो कितना हो गया, v1 - v2 = 5। v1 v2 को उस साइड ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, v1 - v2। ये मिल गया मेरे को सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, कभी भी सुपर नोड में अगर सुपर नोड दिया हुआ है तो उसका इक्वेशन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इस तरह से निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर देखो इधर प्लस है और इधर क्या है, माइनस। ठीक, यहाँ प्लस है, इधर माइनस है। इसका मतलब क्या है, V1 से V2 जाने पर मेरा जो वोल्टेज है वो कितना कम हो जाएगा, 5 वोल्ट। यानी V1 ज़्यादा हुआ और V2 क्या हो गया, कम। इस चीज़ को समझो। मैं यहाँ से जा रहा था, ठीक, मान लो मैं 20 रुपये लेके जा रहा हूँ और यहाँ पर मेरे को क्या करना पड़ा, 5 रुपये देना पड़ गया। ठीक है, 5 रुपये देना पड़ गया तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 15 रुपये लेके पहुँचा मैं। ठीक, तो अगर सामने प्लस और पीछे माइनस है और मैं इधर से जा रहा हूँ तो ये क्या बताता है, ड्रॉप बताता है। क्या बताता है, ड्रॉप। यानी जितना भी वोल्टेज जा रहा है उससे आगे जैसे ही बढ़ेंगे वहाँ पर क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। इसी का अगर अपोजिट रहता, इधर माइनस और इधर प्लस, और मैं इधर से जा रहा हूँ तो ये क्या करता, राइज करता, बढ़ा देता। देखो सेम डायरेक्शन है इसका भी, तो दोनों का वैल्यू क्या हो जाता, बढ़ जाता। ठीक है, सुपर नोड के लिए सेकेंड इक्वेशन निकालने के लिए इन बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है। अब 2 इक्वेशन मिल गया हम लोगों को। पहला इक्वेशन ये था, दूसरा इक्वेशन क्या है, v1 - v2 = 5। अभी इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, हमारा जो भी आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें देखो एक नोड ये हो गया, एक नोड ये हो गया और तीसरा नोड हो गया रेफरेंस। ठीक, इसका वैल्यू हो गया v1, इसका वैल्यू हो गया v2। ये भी सेम केस है सुपर नोड वाला। इसका इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, v1 के लिए इक्वेशन लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, v1, इस ब्रांच का करंट कितना होगा, v1 / 3 + 2 5। इस ब्रांच का करंट कितना होगा, v1 - 10/4। ठीक, v1 का ख़त्म हो गया, v2 में पहुंच जाएंगे प्लस। यहाँ पर देखो v2 क्या करेगा, दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो करा रहा है। इस ब्रांच का जो करंट है वो ऑलरेडी हम लोगों को पता है कितना है, 3, और वो सेम डायरेक्शन में, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 3 लिखेंगे। फिर प्लस इस ब्रांच का करंट कितना हो जाएगा, v2/6 = 0। ये हो गया हम लोगों का फर्स्ट इक्वेशन। अब इस सुपर नोड को यूज़ करते हुए सेकंड इक्वेशन लिखना है। तो जैसे अभी मैं ऊपर में बताया था कि अगर माइनस से प्लस जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, वोल्टेज बढ़ गया। किसका वोल्टेज ज़्यादा होगा, अब V2 का वोल्टेज ज़्यादा होगा। ठीक, तो हम लोग क्या लिखेंगे, V2 - V1 = 7, या फिर V1 - V2 = -7। दोनों का वैल्यू क्या है, सेम ही है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। इसी में एक क्वेश्चन आता है कि यदि टोटल n नोड्स हैं सर्किट में तो मिनिमम इक्वेशन कितना चाहिए सर्किट को सॉल्व करने के लिए, मिनिमम इक्वेशन रिक्वायर्ड टू सॉल्व द सर्किट। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इक्वेशन रिक्वायर्ड = नोड -1। इसको याद रखना। ठीक है, किसके लिए है ये, नोडल एनालिसिस के लिए। मिनिमम नंबर ऑफ इक्वेशन रिक्वायर्ड टू सॉल्व a circuit using nodal analysis is n-1, where n = नंबर ऑफ प्रिंसिपल नोड्स। ठीक है, n क्या है, प्रिंसिपल नोड्स की वैल्यू है। पीछे जाके आप एग्जांपल्स को देखना कि कितना इक्वेशन लिखना पड़ा और टोटल कितने नोड्स थे। ठीक है, समझ में आ गया।